हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोलॉजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस के बारे में बताया था। आज हम वीडियो लेकर आए हैं वो माइटोसिस से ही रिलेटेड है, बट उसमें हम साइटोकाइनेसिस कंटेंट कराएंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो माइटोसिस से रिलेट करते हैं, जैसे कि माइटोटिक पोजेंस क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। कुछ स्पेसिफिक टाइप का माइटोसिस आपको बताएंगे जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, वो चाहे नीट वाले बच्चे हैं या टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी वाले बच्चे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय खराब नहीं करेंगे, तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो हमने लास्ट टाइम में आपको माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस के बारे में डिस्कस किया था और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बारे में, हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस होता क्या है? डिवीजन इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो डिवीजन हो रहा है, कोशिका द्रव्य में जो विभाजन होता है उसी को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो अब हमारे पास दो कैटेगरी की सेल्स हैं, एक तो हमारे पास प्लांट सेल है, एक तो हमारे पास प्लांट सेल है, एक दूसरे हमारे पास एनिमल सेल है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में किस तरह से साइटोकाइनेसिस होता है उस बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दो कैटेगरी हमारे पास सेल की, कौन कौन सी? प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल, एनिमल सेल की अगर हम बातें करते हैं तो देखिए, अगर मैं प्लांट सेल की बातें करता हूं तो टीलोफेज को आप याद करो, आप टीलोफेज स्टेज को याद करो। मैंने उसमें ये बताया था आपको, अगर आपको लम्हे याद है, कौन से लम्हे याद है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो जाती है, फिर से बन जाती है। एक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस दो बन जाते हैं, तो ऐसी सेल बाई न्यूक्लिएटेड सेल कहलाती है एट दैट टाइम। यहाँ पर सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया है इन रिलेशन टू द पेरेंटल सेल। जो पेरेंटल सेल है, मातृ कोशिका है, उसके रिलेशन में अगर आप देखेंगे इस सेल को तो ये क्रोमोसोम के नंबर को डबल दिखाती हुई नजर आ रही है, बट यहाँ पर न्यूक्लियस अर्थात केंद्र की संख्या 2 है। तो ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। आपको वो लम्हा भी याद होगा कि जो क्रोमोसोम्स है वो इलोंगेटेड हो जाते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर वो डिकंडेंस हो जाते हैं। फिर से एक ऐसी स्टेज आई थी, अगर आपको याद हो बातें, मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स थे वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं जिलेटिनाइजेशन की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से। लेकिन ये जो फिर से सेल नॉर्मल होने जा रही है तो वहाँ पर क्रोमोसोम फिर से क्या हो जाएंगे? डिकंडेंस हो जाएंगे, थिन नैरो इलोंगेटेड हो जाएंगे। तो ऐसा केस देखने को मिल जाता है, ऐसा केस देखने को मिल जाता है। तो ये क्रोमोसोम्स है, आप देख रहे हैं, वो सब बातें हम बता चुके थे। मैं प्लांट सेल की बातें करता हूँ तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता नहीं है, ये एनिमल सेल में स्टे करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम को बताएंगे नहीं। तो अब देखते हैं जो भी वेस्ट था स्पिंडल फाइबर्स का, वो बातें आपको याद है कि जो स्पिंडल फाइबर्स का वेस्ट था वो कहाँ पर जमा हो जाता है? वेस्ट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एक्यूमुलेट एट द सेंटर। इस सेल के साइटोप्लाज्म के सेंट्रल पार्ट में जो वेस्ट है स्पिंडल फाइबर्स का, जो कॉन्टैक्ट होकर सिकुड़ कर साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होता जा रहा है, जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो वो कहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया है? वो कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है? सेंटर पर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ये वेस्ट हो गया है। तो ये यहाँ पर हमें इस बात को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि जो साइटोकाइनेसिस है वो आपके एनाफेज में ही स्टार्ट हो जाता है, लेट एनाफेज में ही साइटोकाइनेसिस का इनिशिएशन होता है। बट जब टेलोफेज यहाँ पर एंड की ओर होता है तो ये जो वेस्ट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स है यहाँ पर कौन कौन जमा हो जाते हैं? सबसे पहले तो मैं यही लिखूंगा, क्या लिखूंगा? वेस्ट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स प्लस क्या है? वेसिकल्स, वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी,
प्लस ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज की वेसिकल्स। ये जो गोल्जी बॉडीज की वेसिकल्स है, इनका काम क्या होता है? इनका काम स्पेसिफिक वॉल मटेरियल को फॉर्म करना होता है, सिंथेसाइज करना होता है। वॉल मटेरियल ऑफ सेल वॉल क्या होता है? कोशिका भित्ति का जो वॉल मतलब वहां पर जो ऐसे पदार्थ जो उसको डिसिंथेसाइज करते हैं या उसको फॉर्म करने का काम करते हैं, वो कौन है? जैसे आपने नाम सुना होगा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स। तो ये जो वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडीज है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट सब्सटेंस भी यहाँ पर सिंथेसाइज करने का काम करती है। तो पैक्टेट सब्सटेंस यहाँ पर बनेगी। तो ये जब सब चीजें यहाँ पर काम करेगी, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान देंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ऐसी कंडीशन में ये जो सेल मेम्ब्रेन है और बाहर की ओर क्या है? बाहर की ओर ये सेल वॉल है। क्योंकि प्लांट की बात आती है तो पहले सेल वॉल आएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन आएगा। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद में ये जो वेस्ट था, तो ये सेंटर से पेरीफेरी की ओर, कहां से? सेंटर से पेरीफेरी की ओर एक डिसकंटीन्यूअस थिन ड्राई मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसकंटीन्यूअस थिन ड्राई मेम्ब्रेनस लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो डिसकंटीन्यूअस थिन ड्राई मेम्ब्रेन जो यहाँ पर फॉर्म हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एट दैट टाइम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये सेंटर से पेरिफेरी की ओर हो रहा है, केंद्र बिंदु से परिधि की ओर हो रहा है। ये आप ध्यान देंगे। तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को, कैसे टाइप के प्रोसेस को, ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के थ्रू सेंटर से पेरिफेरल साइड की ओर एक थिन ड्राई डिसकंटीन्यूअस मेम्ब्रेनस लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। और बाकी बातें वही हैं जो हम पहले बता चुके हैं। क्या? इधर भी न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर 4 है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर 4 है। हम स्टार्टिंग में 4 क्रोमोसोम लेकर चले थे, यहाँ पर हम 4 क्रोमोसोम रख रहे हैं। अभी सेल के साइटोप्लाज्म में डिवीजन होने की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो इससे अगर हम बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जो पैक्टेट सब्सटेंस है, कैल्शियम मैग्नीशियम से मिल जाते हैं, तो ये जहाँ जहाँ पर गैप्स हैं वहाँ पर भर जाते हैं। तो इससे ये जो लेयर है अभी डिसकंटिन्यूटी फॉर्म में, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म बन जाती है, निरंतर बन जाती है। तो अब ये जो कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो गई आपके सामने, बाहर की ओर क्या है? हम पहले बता चुके हैं। ये तो बचपन की बातें हैं जिनको भूले नहीं भुलाया जाता। वो भी क्या दिन थे जिनको भूले नहीं भुलाया जाता। तो ये क्या बना? ये तो सेल मेम्ब्रेन है, ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सेंटर से पेरिफेरी की ओर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर में भी एक कंप्लीट लेयर का फॉर्मेशन हो चुका है। एक कंप्लीट लेयर का फॉर्मेशन हो चुका है। ये जो कंप्लीट लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो कंप्लीट लेयर यहाँ पर डेवलप हो गई है, इसको क्या बोलेंगे? मिडिल लैमिला बोलेंगे। देखेंगे ध्यान से, क्या बोलेंगे? मिडिल लैमिला इसको नाम देंगे। ये किससे बनी होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। देखो, गोल्जी बॉडीज ने इसको सिंथेसाइज किया। ये रॉ मटेरियल है किसका? सेल वॉल का। तो किसने इसको फॉर्म किया? गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स ने इसको फॉर्म किया। तो ऐसे करके कंप्लीट लेयर बन गई है। तो सबसे पहले बनने वाली लेयर कौन सी है? जब जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जब जब सेल वॉल बनती है, तो सबसे पहले कौन सी लेयर फॉर्म होती है? मिडिल लैमिला फॉर्म होती है। तो मिडिल लैमिला किससे बनी होती है? मिडिल लैमिला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये किस प्रोसेस से बनती है? ये सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से बनती है। तो ये धीरे धीरे सेल प्लेट या सेल वॉल फॉर्मेशन होने जा रहा है। तो मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, तो इसके इस तरफ भी प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, इसके इस तरफ भी प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ये प्राइमरी सेल वॉल बनी, इधर भी न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है। तो ऐसे करके दोनों तरफ क्या बन जाएगा? प्राइमरी सेल वॉल बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या बनेगा? अगर सेल और ज़्यादा परमानेंट हो गई है या मैच्योर हो गई है या वो ऐसी परमानेंट हो गई कि वो डेड भी होने जा रही है, तो भी सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या है? ये क्या है? ये सभी जानते हैं क्या है? सीएम, सेल मेम्ब्रेन।
तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन अभी मैंने नहीं दिखाया है। तो अगर मैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बनाता हूँ, इस सेल मेम्ब्रेन को रिसिंथेसाइज कौन करता है? इसको भी गोल्जी बॉडी करता है। इस सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस है। सेम थिंग यहाँ पर भी क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये सेल मेम्ब्रेन को रिसिंथेसाइज कौन कर रहा है? इस सेल मेम्ब्रेन को रिसिंथेसाइज एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल मेम्ब्रेन को रिसिंथेसाइज करने का काम कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। तो कौन करता है इसको रिसिंथेसाइज? गोल्जी बॉडीज इसको रिसिंथेसाइज करती है। सेल वॉल के रॉ मटेरियल को कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स बनाती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को कौन किसने बनाया, या न्यूक्लियस के दोनों मेम्ब्रेन को किसने बनाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे करके इधर भी न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है, दोनों के बीच में क्या बन गया है? दोनों के बीच में क्या बन गया है? सेल वॉल बन गया है। सेल वॉल बन गया है। तो इसका मतलब एक ये सेल है, एक ये सेल है, अब बीच में दीवार खड़ी हो गई है, तो दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। एक मदर सेल से, एक पेरेंटल सेल से टू डॉटर सेल्स, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो गया है, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या समान है, इक्वल है, बराबर है, सेम है। देखो यहाँ पर भी 4 ही रहेंगे, यहाँ पर भी 4 रहेंगे, जो क्रोमोसोम नंबर इनमें है वही यहाँ पर भी रहेंगे, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला। तो जब प्लांट सेल की बातें आती है तो वहां पर साइटोकाइनेसिस किस टाइप का होता है? किस टाइप का होता है? ड्यू टू सेल वॉल फॉर्मेशन। ड्यू टू सेल वॉल फॉर्मेशन या सेल प्लेट फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, सेल प्लेट फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं किसके बारे में? एनिमल सेल के बारे में। ये तो जानकारी मैंने किसके बारे में दी? प्लांट सेल से रिलेटेड थी। किसमें साइटोकाइनेसिस किस टाइप का होता है, वो सेल प्लेट या सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, किसने उसको बनाया, किस टाइप का प्रोसेस है, वो सारी बातें मैंने डिस्कस कर दी है। अब हम बातें करते हैं किसके बारे में? एनिमल सेल के बारे में। तो इसको डिस्कस करने से पहले ध्यान दीजिए, जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, जो मेरी वीडियोस आ रही है, उनको आप ध्यान से देखेंगे, अपने उन लेक्चर के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएंगे ठीक से। तो वो सारे कंटेंट में बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से अच्छे से इन वीडियो को प्रिपेयर करेंगे और इनको रिपीट करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से कंटेंट समझ में आ जाए। तो चलिए आज चलते हैं आगे की ओर, समय खराब नहीं करेंगे। ये तो बातें थी प्लांट सेल में। अब हम बातें करते हैं एनिमल सेल से रिलेटेड बातें करेंगे। तो एनिमल सेल की अगर मैं बातें करता हूँ यहाँ पर, तो एनिमल सेल में बेसिकली सेल वॉल तो होती नहीं है, सबको पता है इस बारे में, तो प्लांट में होती थी। तो अगर हम एनिमल सेल की बातें करते हैं तो वहाँ पर तो सराउंडिंग मेम्ब्रेन कौन है? केवल सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल को बनने का कोई रीजन नहीं है यहाँ पर। इसलिए एनिमल सेल में कुछ अलग केसेस होते हैं। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कुछ अलग टाइप का होता है। अगर मैं इसी को यहाँ पर डिफाइन करूँ, एनिमल सेल के बारे में बताऊँ, तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? बाय क्लीवेज होता है। कैसे होता है? बाय क्लीवेज होता है, या इसको हम फरोइंग भी कह सकते हैं, FURROWING, फरोइंग भी इसको नाम दे सकते हैं, या इसको हम डिवीजन ऑन सेल मेम्ब्रेन, जो हम बातें करते हैं यहाँ पर, क्लीवेज, फरोइंग या ब्रेकिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए क्लीवेज या फरोइंग की जब बातें करेंगे तो फिर से वही बातें आपके सामने आती है। क्या बातें आपके सामने आती है? कि ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, ये कोई सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल यहाँ पर नहीं दिखाएंगे हम, तो इसमें न्यूक्लियस यहाँ पर भी प्रेजेंट है। दो न्यूक्लियस हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, तो दो न्यूक्लियस तो बन चुके हैं, बट सेल तो एक ही है। टेलोफेज स्टेज को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर एनिमल सेल में फिर से। तो अब क्या होता है? सेल वॉल यहाँ पर नहीं है। जब सेल वॉल नहीं है तो ये बड़ी कमजोर है, जो इसका सरफेस है वो बहुत ही वीक है। तो इसमें जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है वहां पर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती है जो एक स्पेसिफिक बॉडी को सिंथेसाइज करती है। उसका नाम क्या है? मिड बॉडी कहते हैं इसको। दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या बन जाती है? मिड बॉडी बन जाती है। मिड बॉडी किससे बनती है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं। मिड बॉडी जो बनती है वो माइक्रोट्यूबुल्स प्लस माइक्रोफिलामेंट्स, इन दोनों के मिल जाने से बनती है। अब ये माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूबुल्स वो होते हैं जिनमें ऐसी प्रोटीन्स काम आती है जिसको आप क्या नाम देते हैं? ट्यूब्यूलिन कहते हैं। इसमें तो ट्यूबुलिन प्रोटीन काम आएगी।
और इसमें आपने नाम सुना होगा एनिमल सेल्स में कौन सी प्रोटीन होती है, एक्टिन प्रोटीन काम आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्यूबुलिन एंड एक्टिन दोनों प्रोटीन मिलकर एक ऐसी बॉडी को सिंथेसाइज करती है दोनों एनिमल न्यूक्लियस के बीच में, इस सेल के न्यूक्लियस के बीच में, जिसको मिड बॉडी कहते हैं। और अब ये वाला एरिया और इधर से ये वाला एरिया ये वीक है, तो सेल वॉल है नहीं, तो इसलिए ब्रेकिंग कहाँ हो जाएगी, ब्रेकिंग सेल मेम्ब्रेन में हो जाएगी। ये कौन है, सीएम साहब है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ब्रेकिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, कहाँ से बढ़ती जाएगी, पेरिफेरल साइड से और सेंटर की ओर बढ़ती जाएगी। तो प्रोसेस का नाम क्या हो गया, पहले वाले प्रोसेस का नाम क्या था, सेंट्रीफ्यूगल। इस वाले का नाम क्या देंगे, सेंट्रीपिटल। क्या बोलेंगे इसे हम, सेंट्रीपिटल प्रोसेस बोलेंगे इसको, सेंट्रीपिटल प्रोसेस बोलेंगे। वो क्या था, सेंट्रीफ्यूगल, उसमें क्या था, सेंटर से पेरिफेरल साइड की ओर, इसमें क्या है, पेरिफेरल साइड से सेंटर की ओर। तो ऐसे करते करते सेल की जो हालत होगी, सेल की जो दुर्दशा होगी, वो क्या हो जाएगी, सेल ऐसी हालात से गुजरना शुरू कर देगी। कैसे हालात से गुजरना शुरू कर देगी, ये ब्रेकिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। किस तरफ बढ़ती जाएगी, सेंटर की ओर बढ़ती जाएगी। बाकी बातें सेम है, क्या है, अगर आप न्यूक्लियस को डिफाइन कर रहे हैं, अगर आप एनिमल सेल को डिफाइन कर रहे हैं तो ये क्या है, सेंट्रियोल। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के एक तरफ क्या होगा, सेंट्रियोल होगा। ऐसी सेम थिंग यहाँ पर न्यूक्लियस होगा और क्या होगा, सेंट्रियोल होगा। तो ये जो ब्रेकिंग है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, बोथ सेल बिकम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बोथ सेल बिकम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो ये टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दोनों में क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनिमल सेल में क्लीवेज टाइप का साइटोकाइनेसिस होता है, ब्रेकिंग होती है सेल मेम्ब्रेन में ऑन बोथ साइड। वो सेंट्रीपिटल प्रोसेस होता है पेरिफेरल साइड से सेंटर की ओर। तो एनिमल सेल में से किसी बन जाते हैं। तो ये बताया है मैंने साइटोकाइनेसिस के बारे में, ध्यान रखेंगे। माइटोसिस के दौरान जो पेरेंटल सेल होती है, माइटोसिस के दौरान जो पेरेंटल सेल होती है, उसमें जो डॉटर सेल्स बनती है उनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। अब यहाँ पर कंडीशन एक आती है कि ये माइटोसिस होता कहाँ है, हमारी बॉडी के अंदर होता है या प्लांट्स में होता है, ये सभी में होता है, चाहे प्लांट्स है या एनिमल्स है। हमारी बॉडी में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है। तो हम भी तो एनिमल्स में आते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप डोमेस्टिक एनिमल है, हम डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब एनिमल्स की कैटेगरी में हम हैं, कोर्डेट्स में, तो प्राइमेट्स में आते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंस की बात आती है, किसकी बात आती है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात आती है। माइटोसिस का रोल क्या है, जिस बॉडी में वो होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या, उसका महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होता है, ऐसी क्या नीड हो गई है उसकी। तो आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। एक तो जो भी डॉटर सेल्स है उनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, इक्वल होते हैं, इक्वल इन डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और क्या स्पेसिफिक पॉइंट है, जेनेटिक जो जीन कंपोजिशन है या जो जेनेटिक कंडीशन है, जो जेनेटिक कंडीशंस है डॉटर सेल में, वो क्या होती है, वो सेम होती है, आइडेंटिकल होती है। कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है, जेनेटिकली सिमिलर कह सकते हैं। तो समझ लो जेनेटिकली जो भी सेल्स यहाँ पर सिंथेसाइज होगी वो जेनेटिकली कैसी होगी, सिमिलर होगी, जेनेटिकली सिमिलर होगी। और क्या सिग्निफिकेंस है, जो भी रिपेयरिंग होते हैं टिश्यूज के, जो भी रिपेयर होते हैं टिश्यूज, तो रिपेयरिंग में काम आने वाला जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, इसमें काम आता है इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। और क्या होता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स, बॉडी और बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ में भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। और क्या कर सकते हैं, रीजनरेशन में हेल्प कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, रीजनरेशन, है ना। और क्या कर सकते हैं, मेंटेन करते हैं। किसको मेंटेन करते हैं भैया, मेंटेन्स द एनपी रेशो ऑफ सेल। जो भी सेल बनी है उसमें एनपी रेशो को मेंटेन करते हैं, जैसी पहले थी वैसी बना देंगे अगर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है। जो प्रोजेनिस है
वो आइडेंटिकल बनेगी। और किसको प्रमोट करता है? प्रोमोट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसको प्रमोट करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट करता है। इससे गैमेट्स नहीं बना करते हैं माइटोसिस से। तो माइटोसिस ग्रोथ, डेवलपमेंट, डीजनरेशन, रिपेयरिंग, वुंड हीलिंग इसमें काम आता है, हीलिंग में भी काम आ सकता है ना। जैसे मैंने बताया था डीजनरेशन और हीलिंग में भी काम आता है। जब भी आपको इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी के टाइम पर जो डिविजन्स वहाँ पर होते हैं वो माइटोटिकली होते हैं, कभी भी मियोटिकली नहीं होते। केवल माइटोसिस के थ्रू ही वुंड की हीलिंग होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो बातें थी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, आगे बढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, किस बात का ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी सेल में, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी सेल में माइटोटिक डिवीजन को इनहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कुछ ऐसे डिवीजन्स होते हैं, उन्हीं को हम माइटोटिक पॉइजन्स कहते हैं या माइटोटिक इनहिबिटर्स कहते हैं। माइटोटिक पॉइजन्स या माइटोटिक इनहिबिटर्स कहते हैं। सच केमिकल्स विच कोज या विच ब्लॉक या प्रिवेंट द माइटोसिस इन अ सेल कॉल्ड एज माइटोटिक पॉइजन्स या माइटोटिक इनहिबिटर्स। बट those chemicals which promote the mitosis called as mitotic promoters। जो सपोर्टिंग होते हैं वो माइटोटिक प्रोमोटर्स कहलाते हैं, बट जो इनहिबिट करने का काम करते हैं, रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, तो उनको माइटोटिक पॉइजन्स कहते हैं। तो ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत कुछ ऐसे माइटोटिक पॉइजन है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ माइटोटिक पॉइजन्स के बारे में, तो माइटोटिक जो पॉइजन्स होते हैं या इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। कोल्चिसिन बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, कोल्चिसिन है। तो C22H25O6N इसको कहते हैं। तो ये जो कोल्चिसिन है, इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है जो पूछी जाती है वो बता रहा हूँ आपको। C22H25O6N ये जो कोल्चिसिन है, ये केमिकल सब्सटेंस है, इनहिबिटर्स है। ये किस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दो प्लांट ऐसे हैं जिनके कोर्म क्या होता है? अंडरग्राउंड फ्लैशी स्टेम होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, फ्लैशी मॉडिफाइड स्टेम। तो किन प्लांट से इनको ऑब्टेन किया जाता है? तो एक तो प्लांट है कोल्चिकम आउटम नेल, एक तो प्लांट ये है। एंड ग्लोरियोसा सुपेर्बा, ये किस फैमिली के मेंबर है? ओक फैमिली लिलिएसी, मोनोकोट फैमिली है। तो मोनोकोट लिलिएसी फैमिली के ये दोनों प्लांट है, मेंबर है। उनके मॉडिफाइड अंडरग्राउंड फ्लैशी स्टेम, जिसको हम कोर्म कहते हैं, उससे इसको निकाला गया। क्या काम होता है इसका, क्या करता है कोल्चिसिन? जब आप किसी सेल के अंदर मान लीजिए कोल्चिसिन को इंड्यूस कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए इसमें क्रोमोसोम का नंबर 4 है और आपने इसमें किसको इंड्यूस किया? कोल्चिसिन को इंड्यूस किया, केमिकल सब्सटेंस को। तो इसके इंडक्शन से इसमें क्या होगा? जो न्यूक्लियस होगा वो क्या नहीं होगा? डज नॉट डिवाइड, क्या नहीं करेगा? डिवीजन करना बंद कर देगा। बट परंतु क्रोमोसोम का नंबर डुप्लीकेट हो जाएगा, दैट मीन्स डबल हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए एक कोई सेल है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर, उसकी कैटेगरी 12 है, मान लीजिए उसमें क्रोमोसोम का नंबर सपोज कर लीजिए 20 है। आपने जब उसमें कोल्चिसिन को इंडक्शन किया, कोल्चिसिन को इंड्यूस किया, तो ऐसा करने से वो जो 12 सेल थी पहले, आज वो सीधे क्या हो गई? एकदम से 4n हो गई है। उसमें क्रोमोसोम का नंबर सीधा क्या हो गया? 40 हो गया। ये क्या कहना चाहते हैं आपको? यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया, डबलिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। यहाँ पर जीनोम या क्रोमोसोम का सेट सीधे ऐड हो रहा है। तो जब क्रोमोसोम के सेट या जीनोम सीधे ऐड होते हैं तो ऐसे प्रोसेस को पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो इट इज, और
ये तो क्या हो गया, पॉलीप्लोइडिकोज हो गई, पॉलीप्लोइडी, ये पॉलीप्लोइडी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीप्लोइडी। तो क्या होगा, ये पॉलीप्लोइडी कहलाते हैं ऐसे प्लांट। और इस टाइप के माइटोसिस को क्या कहते हैं, एंडोमाइटोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोमाइटोसिस। ऐसे टाइप के माइटोसिस को क्या बोलते हैं, एंडोमाइटोसिस कहते हैं। किसे कहते हैं एंडोमाइटोसिस, जब किसी सेल के अंदर ऐसे माइटोटिक पोइजन आ जाते हैं जिससे सेल के अंदर जो बैठा हुआ न्यूक्लियस है वो डिवीजन नहीं कर पाता है, बट उसमें क्रोमोसोम का नंबर डुप्लीकेट हो जाता है, डबलिंग हो जाती है, तो वहाँ पर सेट इंक्रीज करते हैं। वैरायटी 4n हो सकती है, टेट्राप्लोइड हो सकती है 2n से सीधे, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। तो ऐसे टाइप के माइटोसिस को हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं, और इस टाइप की प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीप्लोइडी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो ये माइटोटिक पॉइजन का काम करता है पॉलीसिस। तो ऐसे करके हम नई नई वैरायटीज बना सकते हैं। हम यहाँ पर क्रोमोसोम के सेट को इंक्रीज कर सकते हैं, हम वैरायटीज में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वेरिएशंस कोज कर सकते हैं, जिससे हम एक अच्छी यूटिलिटी गेन कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन गेन कर सकते हैं। तो आज मैंने माइटोटिक पॉइजन के बारे में बताया, साइटोकाइनेसिस क्या होता है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो बाकी बातें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।